Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well. आज हम एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ, जो है डोमेस्टिक वायलेंस। लास्ट वीडियो में एविडेंस एक्ट हमने ऑलमोस्ट डन कर लिया था, लेकिन अब मैं एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करूँगी जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। आप सबने सुना ही होगा डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या, जिसे हम कहते हैं घरेलू हिंसा। तो इसी के रिलेटेड है एक ये पूरा बैरेक्ट है जो मैं आज आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, जो ब्रीफ में है। मतलब क्या प्रोसीजर होता है, गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकती है, क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सबकी अपने अपने लिए, और किस तरीके से वुमेन को पूरी प्रोटेक्शंस दी जाए। तो इस एक्ट का जो पूरा नाम है वो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो हमारा जो इसमें क्या है। टोटल 5 चैप्टर हैं इस एक्ट में। टोटल 5 चैप्टर हैं। जो इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 डेफिनेशन बताता है डोमेस्टिक वायलेंस की, और चैप्टर 3 पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर। जो हम वुमेन को प्रोटेक्ट करेंगे, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी क्या पावर्स हैं, वो चैप्टर 3 है। प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर ऑफ रिलीफ, क्या प्रोसीजर है ऑब्टेन करने के बाद रिलीफ, वो एक प्रोसीजर है जो चैप्टर 4 में है। मिसलेनियस चैप्टर 5 में है। जो एक दो टॉपिक मैंने अलग से इसमें डिस्कस किए हैं। टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, मतलब किस किस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस होता है। लास्ट, हाउ कैन वी प्रमोट डोमेस्टिक वायलेंस अवेयरनेस, को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें इंट्रोडक्शन से। दिस एक्ट कम इन टू फोर्स ऑन 13 सितंबर 2005। ये एक्ट 2005 में आया 13 सितंबर को। एन एक्ट टू प्रोवाइड मोर effective protection of the right of women granted under the constitution who are victim of violence of any kind occurring within the family and or matter connected therewith इंटरव्यूज़। मतलब क्या है कि जो फैमिली से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, जो विक्टिम है वायलेंस है, उसको ये एक्ट हमें प्रोवाइड कर पाता है, जिसके लिए हमें अवेयरनेस बताता है, द वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसका सेक्शन 1 है, वो कहता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। जिसमें स्टार्ट था ये हुआ कि मतलब कहाँ कहाँ लागू होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो कहता है डेफिनेशन। सेक्शन 2 जो कहता है डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब होता है इसमें क्या क्या डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे कि हार्म्स के बारे में क्या क्या, मतलब क्या लीगल एड्स हैं, क्या प्रोवाइड किया गया है, वो सारी डेफिनेशंस इसमें इंक्लूडेड है। नाउ हमारा जो सेक्शन 3 है वो स्टार्ट होता है डेफिनेशन से। तो इसकी मेन डेफिनेशन है क्या। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एन एक्ट ओमिशन और कमीशन और कंडक्ट बाय द रिस्पोंडेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस। किस किस तरीके से होता है। तो ए है हार्म्स और इंजरी, मतलब हेल्थ, सेफ्टी, लिम्स, कोई भी ऐसी इंजरी जो हमारे मेंटल, फिजिकल, इंक्लूडिंग कॉजिंग फिजिकल एब्यूज़, सेक्सुअल एब्यूज़, वर्बल, इमोशनल, तो इकोनॉमिक, तो इस तरह की जो भी एक्टिविटी होती है वो डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट करती है। डोमेस्टिक मतलब वायलेंस का मतलब यही नहीं होता कि किसी को मारना ही मारना, हाथ उठाना, बस ऐसी कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो उसकी बॉडी पे डेंजरस है, उसकी फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल, जिसको इमोशनल टॉर्चर भी करना डोमेस्टिक वायलेंस है। बी जो है इसमें कहता है कि जो एग्रीव्ड पर्सन रिलेटेड टू फैमिली, मतलब प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, उसके लिए भी डोमेस्टिक वायलेंस है। जो सी पॉइंट कहता है हैज़ एन इफेक्ट ऑफ डराना, किसी को मतलब डराना, थ्रेट करना। एग्रीव्ड पर्सन रिलेटेड टू एनी कंडक्ट मेंशन इज, जो मतलब डरा धमका के, जैसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए किसी को हार्म पहुंचाना। इंजरी कॉज हार्म फिजिकल और मेंटल, ठीक है, तो ये इसमें इंक्लूडेड है। नाउ अब हम इसमें डिस्कस करते हैं सेक्शन 4 से पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर। जो पावर और ड्यूटीज़ क्या हैं जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं और सर्विस प्रोवाइडर उनकी, जो है सेक्शन 4 कहता है इन्फॉर्मेशन और टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड इंक्लूजन द लायबिलिटी ऑफ फॉर्मेट। मतलब कि जितनी जल्दी हो सके जो वहाँ के प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं एग्रीड पर्सन को, उनको इन्फॉर्म करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना कि हमें डोमेस्टिक वायलेंस इशू हुआ है, क्रिएट हुआ है, तो उनको अवेयर करना। ड्यूटीज़
ऑफ पब्लिक ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड मजिस्ट्रेट, मतलब जो वहाँ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जो सर्विस प्रोवाइडर अपॉइंट करे हैं उनको मजिस्ट्रेट तक उनकी एप्लीकेशन को ले जाना। ड्यूटीज़ ऑफ शेल्टर होम, उनको जो अग्रीव्ड पर्सन है उनको शेल्टर होम देना, जहाँ उनको डोमेस्टिक वायलेंस क्रिएट हो रहा है तो इनको एक प्रोवाइड एक सेफ शेल्टर होम देना। मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, जो उनके लिए जो सेक्शन 7 कहता है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना। ड्यूटीज़ एंड फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है फंक्शन प्रोवाइड करना, जैसे कि उनसे रिलेटेड, उनसे पूछना कहाँ कैसे किस वक्त, तो उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेना, जो जो वो कह रहे हैं तो उनकी एक एक चीज़ को रिपोर्ट करना, एक एक चीज़ को नोट करना, उनको सुनना, ये प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी होती है। सर्विस प्रोवाइडर, ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट की भी एक ड्यूटीज़ है कि अपॉइंट करना, मतलब हर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट में अपॉइंट कर सकती है सर्विस प्रोवाइडर, तो उसके लिए ड्यूटीज़ है गवर्नमेंट ऑफिसर्स की। और जो सर्विस प्रोवाइडर को अपॉइंट करना प्रोटेक्शन ऑफिसर को, कि उनकी जो ड्यूटीज़ है उनको परफॉर्म किया जाए, मतलब वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें। द सेंट्रल गवर्नमेंट एवरी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड दैट, कि प्रोवाइड करे, जैसे क्या होता है पब्लिक मीडिया इंक्लूडिंग मीडिया वगैरह प्रोवाइड करे, जो ड्यूटीज़ है गवर्नमेंट की, टेलीविज़न के थ्रू अवेयर करे कि हाँ यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है, रेडियो प्रिंट के थ्रू। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफर इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर एंड द मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस गिविंग द पूरा इश्यूज़ द एड्रेस, वहाँ के लोगों को एक अवेयर कराए कि हाँ इस एरिया में ये है, और वहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास उनकी एप्लीकेशन को ले जाया जाए। तो ये 4 to 11 सेक्शन तक ये पावर्स एंड ड्यूटीज़ हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की। नाउ प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर ऑफ रिलीफ, मतलब क्या है कि जो रिलीफ ऑर्डर हुआ उसके बाद क्या प्रोसीडिंग है, वो है एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट, जिसके थ्रू एग्री पर्सन ने एप्लीकेशन डाली, तो मजिस्ट्रेट ने जो जो रिलीफ दिया है, जो एग्री पर्सन जिसके थ्रू, तो उसको बताएं कि तुम्हारे क्या क्या रिलीफ्स हैं, क्या क्या मजिस्ट्रेट ने तुम्हारे रिलीफ्स बताए हैं, उसको प्रोवाइड करें। सर्विस नोटिस, सेक्शन 14 काउंसलिंग, उनकी काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। वेलफेयर एक्सपर्ट और प्रोसीडिंग हेल्ड इन कैमरा, इफ़ मजिस्ट्रेट वांट, अगर चाहता है तो प्रोसीडिंग हेल्ड इन कैमरे में भी कर सकता है, और ये मजिस्ट्रेट की ऊपर डिपेंड करता है। राइट टू रिज़ाइन शेयर होल्ड्स, मतलब यहाँ पे उनको राइट है, अगर वो चाहते हैं कि यहाँ रहना है तो उनको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड किया जाए। प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, मॉनिटरी रिलीफ, जो आप सब समझते हैं मॉनिटरी, जिस तरीके से उनका लॉस हुआ है तो पूरा मॉनिटरी रिलीफ उन्हें प्रोवाइड किया जाए। कस्टडी ऑर्डर, कंपनसेशन ऑर्डर, पावर टू ग्रांट एक्स पार्टी ऑर्डर, और जो लास्ट में है 25 वो सेक्शन कहता है जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन मतलब होता है कि कहाँ कहाँ प्रोसीडिंग होगी। पहला देखो क्या कहता है कि जहाँ पर ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, जहाँ पे रिस्पोंडेंट जो है वो वर्क करता है, या फिर जहाँ पे वो रहता है या पास में रहा है या बिजनेस करता है, या थर्ड कहता है यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, तो वहाँ प्रोसीडिंग हो सकती है। नाउ सेक्शन 13 कहता है प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर टू बी पब्लिक सर्वेंट, जो होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट ही होते हैं, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं जो गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करती है वही होते हैं। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रिस्पोंडेंट, मतलब पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो भी रिस्पोंडेंट ने अगर ब्रीच किया, जो प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया उसको ब्रीच किया तो एक पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। कॉग्निजेंस एंड प्रूफ, कॉग्निजेंस एंड प्रूफ है इसमें। 33 कहता है पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, को भी अगर नॉट डिस्चार्ज नहीं करी अपनी ड्यूटी तो भी पेनल्टी देनी पड़ेगी। एंड कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर ने अगर कोई जैसे रिपोर्ट नहीं फाइल की, एग्री पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं सुना, तो उसको भी एक तरीके से पेनल्टी। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन इन गुड फेथ, अगर कोई भी प्रोटेक्शन गुड फेथ में की जाती है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, इसके लिए सेक्शन में मेंशन है। एक्ट नॉट इन डायरेक्शन ऑफ द अदर लॉ, मतलब एक्ट जो है वो लॉ के अंदर ही होगा, लॉ के बाहर नहीं होगा। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे कुछ और चेंजेस करने चाहिए, कुछ और इम्प्लीमेंट करने चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें और रूल्स बना सकती है। अदरवाइज इसमें जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके गवर्नमेंट पावर है, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ हैं, उसको बताया गया है। आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा, इतना कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो है। अब जैसे टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जो एक अलग से टॉपिक है, मैंने इसमें डिस्कस किया है, वो है फिजिकल डोमेस्टिक वायलेंस,
फिज़िकल आप अच्छे से समझ रहे हैं, फिज़िकली टच होना, फिज़िकल मारना, लड़ाई झगड़ा, टच करना फिज़िकल। इमोशनल डोमेस्टिक वायलेंस मतलब इमोशनली किसी को टॉर्चर करना, मेंटल और साइकोलॉजिकल परेशान करके रख देना उसे, किसी किसी एक्टिविटी के पीछे मतलब उसको एक तरह से पागल साबित करना, वो भी इसमें आता है। सेक्सुअल डोमेस्टिक किसी डिमांड के लिए सेक्सुअली उसे डोमेस्ट करना। इकोनॉमिकल पैसे के लिए कि तुम पैसे लेकर औरत को परेशान करना, तुम अपने मायके से पैसे लाओ, तुम इससे मांग के लाओ, तुम ऐसे इकोनॉमिकली। स्पिरिचुअल मतलब भगवान एक तरह से उस पर भी मतलब डोमेस्टिक वायलेंस स्पिरिचुअल से भी होता है, मतलब किसी ना किसी एक्टिविटी से किसी को परेशान करना। स्टॉकिंग एंड साइबर स्टॉकिंग में भी एक डोमेस्टिक वायलेंस आता है कि तुम वायलेंस क्रिएट कर रहे हो, तो ये भी एक इसी में इंक्लूड है डोमेस्टिक वायलेंस में। तो हमने इसमें एक एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हमने डिस्कस किया कि ये कब इन्फोर्स हुआ था, 13 सितंबर 2005 में। इसमें टोटल 37 सेक्शन है और 5 चैप्टर है। जो मेन चैप्टर है वो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है, जो मतलब ड्यूटीज़ बताते हैं क्या है, ड्यूटीज़ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग रिलीफ, ये क्या है, ये हमें जो है चैप्टर 3 और 4 बताते हैं। बस इसके अलावा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हाँ, कब पावर्स और ड्यूटीज़ क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी अच्छे से और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच।